फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष कुमार वर्मा। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है और वो न्यूज़ ये है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं आने वाली वीडियोस में वन बाय वन डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है वो है आपका पार्ट 1, जिसमें हम टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑफ यूजीसी नेट जून 2020 एग्जामिनेशन। तो ये जो आपका पेपर है वो है आपका यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस जून 2020 एग्ज़ाम। ओके, तो ये जो पेपर हुआ था फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम को मैंने भी दिया था। तो बेसिकली ये मेरा ही पेपर है। यहाँ पर मैं आज के इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा वन बाय वन। और अगर यदि आपको कोई क्वेश्चन या कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे या नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो का आएगा वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, लेट्स सी। तो यहाँ पर आपको मैच करना था लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आपका दिया गया है विद एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें आपका आप देख सकते हो लिथोफाइल, चल्कोफाइल, सिट्रोफाइल एंड एटमोफाइल, इनको मैच करना था इनके कैरेक्टरिस्टिक से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, जिसमें लिथोफाइल को हमें मैच करना था। ऑप्शन यहाँ पर आप देखिए, तो लिथोफाइल मैच होगा आपका, बेसिकली इट ऑकर्स मेनली इन ऑक्सीजन कंपाउंड्स एंड चाल्कोफाइल ऑकर्स मेनली एज सल्फाइड, सिट्रोफाइल ऑकर्स मेनली एज नेटिव एलिमेंट एंड एटमोफाइल ऑकर्स mainly we can say gaseous element do not generally form compounds। तो आपको ये करना था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, तो वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिएक्शन इन मॉडरेटली एसिडिक सॉइल। तो आपको यहाँ पे जो मॉडरेटली एसिडिक सॉइल है उसमें रिएक्शन जो होते हैं उसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दिया गया है। आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो फ्रेंड्स, आपका पहला स्टेटमेंट है बेस सेचुरेशन इज हायर दैन दैट इन स्ट्रांगली एसिडिक सॉइल। दूसरा है फ्री एल्यूमिनियम आयंस आर एबंडेंट इन सॉइल सॉल्यूशंस। तीसरा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी आयंस एक्ट एज एक्सचेंजेबल कैटायंस। एंड डी है आपका स्मॉल अमाउंट्स ऑफ रेडली एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट्स टू सॉइल एसिडिटी। तो फ्रेंड्स, सोचिए कि यहाँ पर मॉडरेटली एसिडिक सॉइल के लिए ये सारे स्टेटमेंट में से कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ, आपकी स्क्रीन पे है यहाँ पे ऑप्शंस। तो देखो, इस क्वेश्चन का वास्तव में सही आंसर पहले आपको चेक करने के लिए आपको ये सारे स्टेटमेंट को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो देखो, जो मॉडरेटली एसिडिक सॉइल होती है वो बेस सेचुरेशन वहाँ पे हाई होता है दैन इन द स्ट्रांगली एसिडिक सॉइल। तो ये आपका जो है पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा बी जो है स्टेटमेंट, इसमें बोला गया फ्री एल्यूमिनियम आयंस आर एबंडेंट इन सॉइल सॉल्यूशन। तो भाई देखो, ये तो गलत है, फ्री एल्यूमिनियम आयन नहीं होता। सी है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी आयंस एक्ट एज एक्सचेंजेबल कैटायन। जी हाँ, मॉडरेटली एसिडिक सॉइल के लिए ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद स्टेटमेंट डी देखिए, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ रेडिली एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट्स टू सॉइल एसिडिटी। तो ये भी सही है आपका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं वो 3rd। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया था जिसमें प्रोसेस और एनर्जी ट्रांसफ़र की बात की गई है। तो लिस्ट 1 में प्रोसेस और लिस्ट 2 में आपका है एनर्जी ट्रांसफ़र। आपको पता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र के जो है कई तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इवेपोरेशन। तो इसको आपको मैच करना था। अब हम बात करें यहाँ पे कंडक्शन की, तो कंडक्शन में बेसिकली क्या होता है, तो इन चारों ऑप्शंस में देखिए, एनर्जी ट्रांसफ़र के ऑप्शंस में, तो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड ओके सो बिटवीन 2 पॉइंट्स इन मटेरियल एट डिफरेंट टेम्परेचर। समझ रहे हो? तो ये आपका ए का आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। और कन्वेक्शन में क्या होता है, तो कन्वेक्शन में बेसिकली एनर्जी ट्रांसफ़र होती है बाय मोशन ऑफ अ फ्लूइड, ये आपको पता है। और रेडिएशन में क्या होता है, तो रेडिएशन में एनर्जी ट्रांसफ़र इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू अ वैक्यूम, ये होगा। और आपका जो सी है, अगर मैं बात करूँ डी इवेपोरेशन की, सो एनर्जी इज़ लॉस्ट थ्रू अ फेज चेंज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है भाई?
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, तो वो है आपका 4th। दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4th। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और लैप्स रेट। देखिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपका दिया गया है, इसमें आपको मैच करना है। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के लिए आप देखिए अलग अलग, जैसे लिस्ट 1 में बात करते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, जिसमें आपका एब्सोल्यूट स्टेबल, एब्सोल्यूटली अनस्टेबल, कंडीशनली अनस्टेबल, ड्राई न्यूट्रल। तो ये आपका अलग अलग कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी के कंडीशन दिए हुए हैं, और उन कंडीशन को यहाँ पे आपको लैप्स रेट के टर्म में जस्टिफाई करना है। तो क्या होगा सही मैचिंग? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 2। यानी कि यहाँ पर देखो एब्सोल्यूट स्टेबल के कंडीशन में क्या होता है बेसिकली, तो आप यहाँ पर देखो जो इन्वायरमेंट लैप्स रेट है वो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से लेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका, और एब्सोल्युटली अनस्टेबल के केस में क्या होगा भाई, तो वहाँ पर जो है जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो ड्राई एडियाबेटिक, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लैप्स रेट, तो इससे कहीं ना कहीं वो ग्रेटर होती है, ठीक है। याद रखिएगा अनस्टेबल के केस में मैं बात कर रहा हूँ। कंडीशनली अनस्टेबल में क्या होता है, तो आपका ये सिचुएशन होता है भाई कि सेचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट इज लेस देन environmental lapse rate and that is less than dry adiabatic lapse rate। क्लियर है। जबकि ड्राई न्यूट्रल में क्या होता है, तो वहाँ पर इन्वायरमेंट लैप्स रेट और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट इक्वल होता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, बोला गया है 2 स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं, जिसमें एक है आपका एसर्शन और दूसरा है आपका रीजन। तो एसर्शन में पूछा गया है, बोला ये है कि रिग्रेशन एनालिसिस इज सुटेबल फॉर 2 वेरिएबल्स हैविंग अ लीनियर काजल रिलेशनशिप बिटवीन देम। यानी कि जो रिग्रेशन एनालिसिस है 2 वेरिएबल्स का, वो कहीं ना कहीं सुटेबल होता है 2 वेरिएबल्स के लिए यदि उनमें लीनियर काजल रिलेशनशिप हो। अब रीजन दिया गया है कि द काजल रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज नेवर कर्विलिनियर। तो यहाँ पर एसर्शन और रीजन वाले इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का देखो यार सही आंसर क्या है, तो पहला आपका असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन में तो डाउट लग रहा है, रीजन इज़ नॉट गुड। तो हम क्या बोलेंगे कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका 3। ये ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट, जहाँ पे ए आपका करेक्ट है बट आर इज़ नॉट करेक्ट। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो वो देखिए यहाँ पर भी एसर्शन रीजन दिया है। एसर्शन में क्या बोला है? एसर्शन में बोला है ट्रोपोपॉज एक्ट्स एज अ लीड लिमिटिंग बोथ कन्वेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट फॉर फ्रॉम द ट्रोपोस्फियर इनटू द हायर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर। मतलब ट्रोपोपॉज जो होता है एक लीड की तरह काम करता है ना। तो वो कन्वेक्शन और ट्रांसपोर्ट की हम बात करें ट्रोपोस्फियर से हायर लेयर्स में, तो उसको नहीं होने देता, यानी कि लिड की तरह ये वर्क कर रहा है ना, एक ढक्कन की तरह। तो अब यहाँ पर रीज़न दिया गया कि एट ट्रोपोपॉज हाइट एंड एट हायर लेवल्स द एटमॉस्फेयर इज स्टेबल। तो ये कहा गया है कि जो ट्रोपोपॉज हाइट है या हायर लेवल्स, वहाँ पे एटमॉस्फेयर स्टेबल होती है, ये रीज़न दिया गया है। तो एसर्शन और रीज़न इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, या दोनों ही सही है, एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप देख सकते हो चारों ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। कहने का मतलब है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हार्डनेस अमंग द फॉलोइंग। यानी आपको देखना है कि आपने मोज स्केल पढ़ा है ना, मोज स्केल है ना, तो वहाँ पे हार्डनेस जो है ना, उसमें एक पूरा का पूरा लिस्ट है, जिसमें जो लिस्ट हार्डर टू मोस्ट हार्डर एक अरेंजमेंट है। ओके, तो वो लिस्ट आपको पढ़ना चाहिए। तो मोज स्केल ऑफ हार्डनेस आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो वहाँ पर क्या है कि उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ बोला गया है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्डनेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, जिसमें आप ऑप्शन देखिए जिप्सम, फ्लोराइड, फेल्ड्स्पार, टोपाज दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका
डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके, तो ऑप्शन है आपका 3, जो ये आपका थर्ड ऑप्शन है ना, ये आपका करेक्ट है। तो टोपाज ज़्यादा हार्डर होगा। ओके, उसके बाद फेल्ड्सपार, और उससे लेस हार्डर है आपका फ्लोराइट, और सबसे लेस आपका हो जाएगा जिप्सम। तो यही आपका क्रम है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आप देखिए एसर्शन रीजन दिया गया है। तो एसर्शन में क्या बोला है कि प्लांट्स जनरली रिफ्लेक्ट रेडिएशन हाईली इन द नियर इंफ्रारेड रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और रीजन क्या दिया है, प्लांट लीव्स जनरली कंटेन हाई क्लोरोफिल कंटेंट। तो भाई आपको पता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा NDVI का कॉन्सेप्ट है ना, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स पढ़ा है ना। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, वहाँ पर विजिबल माइनस, हम लोग बोलते थे ना वहाँ पे ऐसे, सॉरी, नियर इंफ्रारेड माइनस विजिबल अपॉन NIR, यानी कि नियर इंफ्रारेड प्लस विजिबल। इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करते थे और NDVI पता करते थे। तो यहाँ पर जो है क्लोरोफिल कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो है रीज़न जो दिया गया है फॉर द नियर इंफ्रारेड रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रिफ्लेक्शन, तो ये सही नहीं है। वहाँ पर वाटर कंटेंट होता था, हाई वाटर कंटेंट, है ना। तो अब ऐसे में इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, अब देखिए 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यानी कि एसर्शन जो है वो भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसर्शन का नहीं है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लांट्स, इस रीजन में ये होना चाहिए, प्लांट लिव्स जनरली कंटेन हाई वाटर कंटेंट, समझ रहे हैं, यहाँ पर क्लोरोफिल कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो ये सही एक्सप्लेनेशन होता या रीजन होता उस एसर्शन का, लेकिन ऐसा तो है नहीं, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका जो है, वैसे देखा जाए तो एसर्शन और रीजन दोनों ही सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और देखो कितना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया था। ये पूछा है द बर्डलैंड कमीशन रिपोर्ट वॉज इंटाइटल्ड। अब इसमें ऑप्शन है, देखिए 4 ऑप्शन, लिमिट टू ग्रोथ, आवर कॉमन फ्यूचर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, आवर कॉमन फ्यूचर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखो फिर से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, 1 डॉप्सन यूनिट रिप्रेजेंट्स द ओजोन लेयर ऑफ थिकनेस। तो यार एक डॉप्सन यूनिट जो होता है 1 DU, है ना, वो कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। तो आपको पता है ना कि 1 DU इज इक्वल टू 0.01 mm होता है ना। तो इसको अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा फ्रैक्शन में, तो 1/100 आएगा, mm होगा ना, 1/100 mm। तो इसका मतलब ये है कि 1/100th ऑफ अ मिलीमीटर, ये ऑप्शन सही होगा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ये था पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग रेस्ट ऑफ द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन फ्रेंड्स।